दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एस की कहानियाँ में। आज की कहानी का शीर्षक है सोने की राख, 3 सवाल और न्याय। दोस्तों, कहानी शुरू करें इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हमारा आने वाला वीडियो आपको समय पर मिल सके। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। मुगलिया सल्तनत की राजधानी आगरा। बादशाह के भव्य दरबार में वैसे तो हर दिन ज्ञान और हास्य का संगम होता था, मगर आज का दिन बिल्कुल अलग था। दरबार में एक अपूर्व गंभीरता छाई हुई थी। राज्य के सबसे सम्मानित और सबसे धनी व्यापारी सेठ धनपाल अपनी सारी गरिमा खोकर गहरे शोक में डूबे हुए दरबार में हाजिर हुए थे। उनके आवाज में दुख और निराशा का ऐसा मिश्रण था जिसने हर दरबारी को चिंतित कर दिया। सेठ धनपाल ने जो विपदा सुनाई वो साधारण चोरी की घटना नहीं थी। उनके गुप्त खजाने के कमरे से, जिसे उन्हें स्वयं अपने निगरानी में सुरक्षित रखा था, ठीक 1000 सोने की मोहरें गायब थी। इतनी बड़ी संख्या में मोहरों का चोरी होना ही अपने आप में एक गंभीर अपराध था। मगर जो बात इस घटना को इतिहास के पन्नों में दर्ज करने वाली थी वो थी चोर की दुस्साहस भरी क्रूरता। धनपाल ने बादशाह के सामने एक छोटी सी काली मखमली पोटली रखी और जब वो पोटली खोली गई तो सबके होश उड़ गए। उसमें सोने की मोहरों के स्थान पर केवल काली बेजान राख भरी हुई थी। चोर ने मोहरें चुराने के बाद उन्हें नष्ट करने का घिनौना काम किया था। 1000 मोहरों को जलाकर उसने न केवल धनपाल का खजाना लूटा था बल्कि उस धन के अस्तित्व को ही मिटा दिया था। ये एक ऐसा अपराध था जो समझ से परे था। अगर चोर को दौलत चाहिए थी तो उसने मोहरों को जलाया क्यों? क्या ये किसी पागल व्यक्ति का काम था या फिर यह बदले की भावना से किया गया कोई क्रूर कृत्य था? बादशाह अकबर स्वयं इस अजीबोगरीब पहेली के सामने चिंतित हो गए। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद दरबारी बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने तुरंत इस मामले की जटिलता को समझा। ये केवल चोरी नहीं थी, यह चोरी का सबसे सुरक्षित सबूत मिटाने का एक सोची समझी चाल थी। चोर जानता था कि राख को कोई पहचान नहीं सकता और उसे किसी भी रूप में बरामद करना लगभग असंभव होगा। अब सारा दारोमदार बीरबल की आदित्य बुद्धिमत्ता पर था। बीरबल ने सबसे पहले अपराध के दायरे को सीमित किया। सेठ धनपाल ने अपने 3 सबसे करीबी कर्मचारियों पर शक जाहिर किया जो उस रात खजाने के पास अलग अलग समय पर ड्यूटी कर रहे थे। ये थे बलवंत, जो स्वभाव से थोड़ा डरपोक और हकलाने वाला था, चंचल, जो तेज तरार और बातूनी था, और धीरेंद्र, जो शांत और गंभीर स्वभाव का था। तीनों ने ईश्वर और बादशाह की कसम खाकर अपनी बेगुनाही का दावा किया। बीरबल जानते थे कि चोर झूठ जरूर बोलेगा और सामान्य पूछताछ से कोई नतीजा नहीं निकलने वाला, इसलिए उन्होंने न्याय का एक नया रास्ता अपनाया। उन्होंने घोषणा की कि वो इन तीनों से 3 ऐसे सवाल पूछेंगे जो ना तो सीधे चोरी से जुड़े होंगे और ना ही सीधे झूठ को पकड़ेंगे, बल्कि चोर के अचेतन मन और अपराध करते समय उसके अवलोकन को चुनौती देंगे। ये एक ऐसा जाल था जो सिर्फ वही तोड़ सकता था जिसने वो अपराध किया हो और उस रात के माहौल को छिपाने की कोशिश की हो। पहला सवाल बलवंत से पूछा गया और ये सवाल भौतिक विज्ञान से जुड़ा था। बीरबल ने बलवंत के सामने वो सोने की राख रखी और पूछा, अगर इस राख को, जो 1000 मोहरों को जलाकर बनी है, किसी गहरी नदी में फेंक दिया जाए तो बताओ वो राख क्या करेगी? बलवंत, जो डर और घबराहट में था, तुरंत जवाब दिया कि राख तो पानी में घुल जाएगी और उसका कोई निशान बाकी नहीं रहेगा, जैसा कि मिट्टी या लकड़ी की राख के साथ होता है। इसके बाद बीरबल ने दूसरा सवाल चंचल की ओर उछाला। यह सवाल खगोल विज्ञान और मनोवैज्ञानिक आधारित था। बीरबल ने पूछा, चोरी की रात तुम देर रात तक बाहर थे, मुझे बताओ तुमने चांद को किस दिशा में जाते हुए देखा? क्या वो पूर्व में था या पश्चिम में, और उसकी गति कैसी थी? चंचल ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया कि चांद बहुत चमकदार था और उसने तेज गति से पूर्व की ओर जाते हुए देखा, बादलों के बीच से निकलकर। और अंत में तीसरा और सबसे अजीब सवाल धीरेंद्र से पूछा गया। यह सवाल रासायनिक अवलोकन पर आधारित था। बीरबल ने धीरेंद्र से पूछा, यदि कोई इस सोने की मोहरों की राख को खाने में मिलाकर खाए तो बताओ उसका स्वाद कैसा होगा?
धीरेन्द्र ने शांत स्वभाव से जवाब दिया कि राख का कोई स्वाद नहीं होता, वो तो बस एक बेस्वाद धूल है, और यही उसका स्वाभाविक उत्तर था। तीनों के जवाब दर्ज किए जा चुके थे। अब बीरबल ने बादशाह अकबर को देखकर एक निर्णायक मुस्कान दी और घोषणा की कि उन्होंने चोर को पकड़ लिया है। बादशाह अकबर समेत पूरा दरबार सन्ना था। तीनों जवाब इतने साधारण थे कि किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि इनमें से कोई चोर हो सकता है। बीरबल ने एक एक करके अपने तर्कों का जाल बुनना शुरू किया। पहले उन्होंने बलवंत के तर्क को खारिज किया। बलवंत ने कहा कि राख खुल जाएगी, लेकिन बीरबल ने स्पष्ट किया कि बलवंत निर्दोष है, क्योंकि वो केवल अज्ञान है। ये सामान्य राख नहीं बल्कि सोने की राख है। सोना दुनिया की सबसे भारी वस्तुओं में से एक है। इसका घनत्व पानी से बहुत अधिक होता है। यदि 1000 मोहरों की राख को नदी में फेंका जाए तो वो घुलने या तैरने के बजाय गुरुत्वाकर्षण के कारण तुरंत नदी की तलहटी में बैठ जाएगी। बलवंत ने चोरी नहीं की थी, इसलिए उसे सोने के भौतिक गुण धर्मों की जानकारी नहीं थी। इसके बाद उन्होंने धीरेन्द्र के तर्क का विश्लेषण किया। धीरेन्द्र ने कहा कि राख बेस्वाद है। बीरबल ने बताया कि धीरेन्द्र भी निर्दोष है। यदि सोने की मोहरों को जलाया जाता है तो वो अपने पीछे जलने की प्रक्रिया को अपनी रासायनिक अशुद्धियां और अवशेष छोड़ती है। आग में जलने के बाद किसी भी राख की धातु में एक तीखा धातु जैसा या कड़वा स्वाद आ जाता है। धीरेन्द्र ने सिर्फ अनुमान लगाया कि राख बेस्वाद होगी, क्योंकि उसने उसे नजदीक से चखा नहीं था। और फिर बीरबल ने अपना निर्णायक और सबसे शक्तिशाली तर्क चंचल के सामने रखा। चंचल ही वो चोर था। उसका झूठ भौतिकी या रासायनिक विज्ञान से नहीं बल्कि खगोल विज्ञान और मनोविज्ञान से जुड़ा था। बीरबल ने बताया, मैंने चंचल से पूछा था कि उसने चांद को जाते हुए किस दिशा में देखा। चंचल ने तुरंत जवाब दिया कि चांद पूर्व की ओर जा रहा था। बीरबल ने स्पष्ट किया कि आसमान में चंद्रमा या सूर्य धीरे धीरे उदय या अस्त होते हैं। वो कभी भी किसी एक दिशा में जाते हुए दिखाई नहीं देते। ये गति इतनी धीमी होती है कि रात पर जागने वाला इंसान भी इस अवलोकन को सही नहीं बता पाएगा। चंचल ने झूठ बोला। दरअसल चोर मोहरें चुराने और उन्हें जलाकर सबूत मिटाने में इतना मशगूल था कि उसका ध्यान आसमान पर गया ही नहीं। जब बीरबल ने उससे ये सवाल पूछा तो उसने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए तुरंत एक मनगढ़ंत और झूठा अवलोकन दे दिया। अगर वो निर्दोष होता तो वो कहता कि उसे चांद की गति का पता नहीं या उसने चांद पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसने आत्मविश्वास से झूठ बोला कि वो जा रहा था और पूरब की ओर जा रहा था। इसी छोटे से झूठे अवलोकन ने उसके अपराध का पर्दाफाश कर दिया। चोर ने सबूत मिटाने के लिए सोने को राख कर दिया, लेकिन वो अपने झूठ की राख को छिपा नहीं पाया। यह तर्क सुनकर चंचल का सारा आत्मविश्वास टूट गया। वो घुटनों के बल बैठ गया और अपने अपराध को स्वीकार कर लिया। उसने माना कि यह सेठ धनपाल की दौलत से जलता था और उसने सोचा था कि मोहरों को जलाकर राख करने से कोई भी उसके खिलाफ सबूत नहीं ढूंढ पाएगा। बादशाह अकबर इस अभूतपूर्व न्याय से अभिभूत थे। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता को सलाम किया, जिसने भौतिकी, खगोल विज्ञान और मानव मनोविज्ञान का ऐसा मिश्रण करके सच को बाहर निकाला। अकबर ने घोषणा की कि बीरबल ने न केवल चोर को पकड़ा बल्कि उन्होंने दरबार को यह भी सिखाया कि ज्ञान ही सत्य की सबसे बड़ी कसौटी है। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। उन्होंने बताया कि न्याय का मार्ग हमेशा सीधा नहीं होता। कभी कभी हमें जटिल पहेलियों में उतरना पड़ता है, क्योंकि अपराधी हमेशा सबसे आसान रास्ते से झूठ बोलने की कोशिश करता है और उसी आसान झूठ में उसका सबसे बड़ा राज छुपा होता है। अंत में सेठ धनपाल ने अपने नुकसान के बावजूद खुशी व्यक्त की और अपनी जली हुई मोहरों के बदले 1000 मोहरें गरीबों और राज्य की भलाई के लिए दान करके संकल्प लिया। बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया, उनकी बुद्धिमत्ता के सामने ना तो सोना बच सकता है और ना ही कोई चोर। ये कहानी हमें सिखाती है कि सत्य सिर्फ दिखने वाली चीजों में नहीं होता, बल्कि उन चीजों के पीछे छिपे ज्ञान और तर्क में होता है। झूठ कितना भी आत्मविश्वास से क्यों ना बोला जाए, वो विज्ञान और विवेक की कसौटी पर हमेशा टूट जाता है। अगर आपको ये अद्भुत न्याय पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल एस के कहानियन को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।